हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे, साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देते होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 के उपभाग 2 मृदा संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि भूमि और मृदा में क्या अंतर है। सामान्यतः लोग भूमि और मृदा को एक ही समझते हैं, लेकिन हम लोग के लिए यह जान लेना कि भूमि और मृदा दोनों में अंतर है, यह काफ़ी आवश्यक है। सभी मिट्टी या मृदा भूमि है, लेकिन सभी भूमि मिट्टी या मृदा नहीं होती है। आप लोग एक बात जान लीजिए कि सभी मृदा या मिट्टी जो है वो भूमि है, लेकिन सभी भूमि मिट्टी या मृदा नहीं होती है। अब इसको हम लोग थोड़ा उदाहरण से समझे कि भवन, सड़क, रेल लाइन, कारखाना, यह सब भूमि तो है, लेकिन मृदा नहीं है। मृदा हम उसी को कह सकते हैं जिस पर फसल उगाया जा सकता है, जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और बढ़ते हैं, जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है, उसी को हम मिट्टी या मृदा कहते हैं। बाकी हम लोग जिस घर में रहते हैं, आप लोग जिस अभी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, या जिस पर सड़क बना है, रेल लाइन बना है, कारखाना बना है, ये सभी भूमि तो है, लेकिन मृदा नहीं है, क्योंकि जहाँ पर सड़क बना है वहाँ पर फसल तो नहीं उगाया जा सकता है। तो फिर एक बार आप लोग जान लें कि सभी मिट्टी या मृदा भूमि है, लेकिन सभी भूमि मिट्टी या मृदा नहीं है, क्योंकि सभी भूमि पर फसल नहीं उगाए जा सकते हैं, उस पर पेड़ पौधे का विकास संभव नहीं है। मृदा हम उसी को कहेंगे जिस पर पेड़ पौधे का विकास संभव है और जिस पर पेड़ पौधे फलते और फूलते। भूमि मिट्टी का आधार है, परंतु वह मिट्टी नहीं है। भूमि का निर्माण निर्जीव चट्टानों से होता है, परंतु मृदा एक सजीव पदार्थ है, क्योंकि इसमें अनेक जैविक पदार्थों का निवास होता है। मृदा पृथ्वी का नैसर्गिक आवरण है। इसमें चट्टानों और खनिजों के सूक्ष्म कण, सड़ी गली पत्तियां, अनेक जीवित सूक्ष्म पदार्थ तथा छोटे जीव के सड़े गले अंश, जल, वायु एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। इसका निर्माण अत्यंत धीमी गति से अपघटन एवं अन्य जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, अर्थात वर्तमान में हम कहें तो मृदा लाखों करोड़ों वर्षों की है। अभी जो मृदा हम लोग देख रहे हैं वह लाखों करोड़ों वर्ष की बनी हुई है। यह हम लोग के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रियाओं का देन है, यह प्रकृति का अमूल्य उपहार है। मिट्टी निर्माण की बात करें तो मृदा एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है, परंतु इसके निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। जैसा कि हम पहले बोले हैं कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में बहुत लंबा समय लगता है। यह जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के एक लंबी अवधि तक बने रहने से ही मृदा का निर्माण होता है। इन्हीं जैविक, भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ के फसलों, घासों तथा पेड़ पौधों में भी भिन्नता पाई जाती है तथा उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रहन सहन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। मिट्टी के प्रकार का उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के जीवन शैली पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों रूप से प्रभाव पड़ता है। लोग उसी के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। यदि हम यह कहें
कि मृदा के बनावट का वहाँ के लोगों के शारीरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह उस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि मृदा हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि मृदा पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं को पोषण प्रदान करने के साथ साथ आश्रय भी प्रदान करता है। मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीव जंतुओं का पोषण और आश्रय प्रदान करता है। बच्चों, अभी तक हमने जाना कि मृदा संसाधन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस उपयोगी संसाधन का निर्माण किस प्रकार होता है इसके बारे में भी हम लोग जान ले। तो आप और हम यह जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा की परत बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इसमें हजारों साल लग जाते हैं। हम जानते हैं कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। अब यह किस प्रकार होती है इसके बारे में भी हम लोग जान लें। हम जानते हैं कि गर्मी में प्रायः चट्टानें फैलती है और शीतकाल में सिकुड़ती है। इसके कारण उत्पन्न तनाव से चट्टानें टूटती फूटती रहती है। इस प्रकार चट्टानों और खनिजों के टूटने से उनके अनेक छोटे छोटे कण बनते हैं। हवा इन कणों को उड़ाकर जहाँ तहाँ ले जा कर के फैला देती है और चट्टानों की दरारों में जल जमाव होता है जो शीतकाल में कभी कभी जम जाता है और ग्रीष्मकाल में वाष्पित होता है। इससे जो तनाव उत्पन्न होता है और चट्टानें टूटती है। इसी प्रकार के चट्टानें के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। यह जल अनेक पदार्थों को घुलाकर भी रखता है। जब वर्षा का तेजी से बहता जल इन चट्टानों को तोड़ता है तथा उनके टुकड़ों को बहा ले जाता है तो यह कहीं कहीं ले जा कर के उनको जमा कर देता है। तो मृदा निर्माण में रासायनिक प्रक्रियाओं का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। पानी, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानों में मिल जाते हैं, इससे क्रिया करते हैं। बरसात के समय में बिजली चमकने पर नाइट्रोजन के अम्ल चट्टानों से क्रिया करके अनेक लवणों का निर्माण करते हैं। ये लवण चट्टानों को मुलायम बना देते हैं जो आसानी से टूटकर कणों में बदल जाते हैं। रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक दोकुचेव ने मृदा निर्माण के संबंध में कई प्रयोग किए और उन्होंने पाया कि मृदा निर्माण में 5 मुख्य घटक शामिल होते हैं। नंबर 1, स्थानीय जलवायु। नंबर 2, पूर्ववर्ती चट्टानें या जनक चट्टान। नंबर 3, खनिज कण। नंबर 4, वनस्पतियां और जीव। नंबर 5, भू आकृति और ऊंचाई तथा मृदा बनने का समय। इसमें समय का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावे तोड़ फोड़ की मानवीय क्रिया भी परोक्ष रूप से इसे प्रभावित करती है। इन सब में स्थानीय जलवायु और पूर्ववर्ती चट्टानों का सर्वाधिक महत्व होता है। ये मृदा के गुण भी निर्धारित करते हैं कि पूर्ववर्ती चट्टान किस प्रकार के हैं। इससे क्या होता है, मृदा के गुण निर्धारित किए जाते हैं। उनके पूर्ववर्ती चट्टान जैसे होंगे, मृदा के गुण भी लगभग वैसे ही होते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि चट्टानों के टूटने फूटने से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टानों और खनिजों के छोटे छोटे कण टूटते हैं और फिर विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इसमें हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल, संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थों और समय मुख्य कारक होते हैं, जैसा आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। इसके अलावे
प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। इसमें कुछ जैव पदार्थ जैसे सूक्ष्मजीव का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मृदा की संरचना की बात करें तो यदि हम किसी स्थान की मिट्टी को गहराई से काट कर देखें तो उसमें अनेक परतें दिखाई पड़ती है। प्रायः ये परतें क्षैतिज होती है। इन परतों के संगठन या सजावट को मृदा संरचना या मृदा संगठन कहते हैं। इंग्लिश में इसको सॉइल प्रोफाइल भी कहते हैं। सामान्यतः मूल पर्वतीय चट्टानों के ऊपर मृदा की परतें जमी होती है। ऊपर से नीचे तक इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो आइए बच्चों, अब हम इन तीनों परतों के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे ऊपरी परत अर्थात अपरत, यह परत अपने विशिष्ट रंग और बारीकी संरचना के आधार पर इसे स्पष्टतः ही पहचाना जा सकता है। इसे आप दूर से ही पहचान जाइए कि यह मृदा की सबसे ऊपरी परत है। इसमें पौधों और जीवों के सड़े गले अवशेषों के सूक्ष्म कण तथा जैविक पदार्थ होते हैं। इसमें जो ह्यूमस है वह सबसे अधिक पाया जाता है, जिसके कारण यह परत सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। अब हम दूसरे नंबर की बात करें तो यह बौ परत या मध्यवर्ती परत भी इसको हम कहते हैं। इसमें ऊपरी परत से अधिक बारीकी कण होते हैं और इसमें ऊपरी परत के अपेक्षा ह्यूमस की मात्रा कम होती है, अर्थात इसमें जीवांश कम होते हैं और पौधों तथा जीवों के अनअपघटित अवशेष तथा जैविक कण विद्यमान होता है। यह ऊपरी परत की अपेक्षा कम उपजाऊ होते हैं और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस की मात्रा कम होने के कारण यह ऊपरी परत से कम उपजाऊ होते हैं। अब अगले परत की बात करें तो यह सबसे निचली परत या सौ परत भी इसको हम कह सकते हैं। इस परत में क्षारित मूल चट्टानें रहती है। ये अल्परक्षित भी हो सकती है। इसकी मोटाई प्रायः स्थिर होती है और यह परत उन दोनों परतों की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है और सबसे नीचे मूल चट्टान होती है। आइए बच्चों, अब हम लोग भारत में भू संसाधन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल 32.87 करोड़ हेक्टेयर है। इसमें लगभग 48.83% भूमि पर कृषि की जाती है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे देश को आर्थिक सहायता भी मिलती है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है और यह क्षेत्र भी हमारे लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। इनसे हमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। आइए बच्चों, एक बार फिर हम इसको दोहराते हैं कि भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, जिसमें लगभग 43% भूमि पर मैदान है, 30% भाग पर पर्वत है और 27% भाग पर पठार है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग भारत में भूमि के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भूमि का भिन्न भिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। उपयोग के आधार पर भूमि को विभिन्न भागों में बांटा गया है। इसके अलावा भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे
भू आकृति, जलवायु और मृदा के जो प्रकार है, इसके अलावे मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है, जो हमारे भारत में भू उपयोग को निर्धारित करता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर के जो कुछ राज्य है, अगर असम को छोड़ दिया जाए तो अन्य प्रांतों में सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावे जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत जो क्षेत्र है, उसके भूमि उपयोग का भी सर्वेक्षण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग उपयोग के आधार पर भूमि के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे। उपयोग के आधार पर भूमि को विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वह है वन क्षेत्र। वन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस भूमि पर वन लगे हो अथवा भविष्य में लगाए जाने हो, ऐसे क्षेत्र को हम लोग वन क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है निवल बोई भूमि। अब निवल बोई भूमि क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। निवल बोई भूमि वह भूमि होता है जिस भूमि में साल भर में एक या अधिक फसलें उगाई जाती हो तथा मूल्यांकन के समय में उसमें फसल लगी हो, अर्थात जब उसका मूल्यांकन किया जा रहा हो, उसका निरीक्षण किया जा रहा हो, तो उस समय में उस जगह पर फसल लगी होनी चाहिए। इसे संकुल फसल क्षेत्र भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ग्रॉस क्रॉप एरिया भी कहते हैं। उपयोग के आधार पर भूमि के तीसरे प्रकार की बात करें तो इसे हम लोग प्रतिभूमि के नाम से जानते हैं। प्रतिभूमि से तो शायद आप सभी लोग परिचित ही होंगे। अब हम लोग प्रतिभूमि के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रतिभूमि को भी दो प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 में वर्तमान प्रति, अर्थात जिस भूमि पर एक साल या उससे कम समय तक फसल नहीं उगाई गई हो, उसे हम वर्तमान प्रति कहते हैं। अर्थात अगर उसमें एक साल या उससे कम समय में किसी भी प्रकार का कोई फसल नहीं लगा हो, उसे हम कहेंगे वर्तमान प्रति। दूसरे नंबर पर कहे तो प्रतिभूमि के जो दूसरे प्रकार है, उसको हम लोग पुरातन प्रति के नाम से जानते हैं। पुरातन प्रति ऐसे भूमि को कहा जाता है जिस भूमि पर एक साल से अधिक परंतु 5 साल से कम समय तक कोई फसल नहीं उगाया गया हो। अर्थात ऐसी भूमि जिस पर 5 साल से कम समय तक कोई फसल नहीं उगाई गई हो, वैसी भूमि को हम लोग प्रतिभूमि के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग भूमि के अतिरिक्त प्रकार के बारे में जानेंगे। यह है प्रतिभूमि के अतिरिक्त नहीं जोती जाने वाली भूमि, अर्थात वैसी भूमि जो परती नहीं हो परंतु उसको जोता नहीं जाता हो और उस पर किसी भी तरह का फसल नहीं उगाया जाता हो। तो प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं होती है, उसे हम लोग अजोत भूमि कहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे अस्थाई चारागाह या चरने वाली भूमि। दूसरा बाग, बगीचा, बागवानी एवं चाय बागान भूमि। तीसरा कृषि योग्य वह भूमि जो किसी कारण से 5 वर्ष से अधिक समय तक पड़ती हो। उपयोग के आधार पर भूमि के अगले प्रकार के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे वह है अकृषि भूमि। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि वैसी भूमि जिस पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है, जिस पर किसी भी प्रकार के कृषि से संबंधित क्रियाकलाप नहीं किए जाते हैं, वह भूमि क्या कहलाती है? अकृषि भूमि कहलाती है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो बंजर और व्यर्थ भूमि, और दूसरा वैसे भूमि जिस पर या
भवन है, कारखाना है, सड़क है, रेल लाइन है, नहर है, तालाब है, आदि आदि। भूमि के उपयोग के तरीके कई कारकों से प्रभावित होते हैं। इसमें दो प्रमुख कारक है, एक तो है प्राकृतिक कारक, दूसरे हैं मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक की बात करें तो उच्चावच, जलवायु, मिट्टी की उर्वरता इत्यादि प्राकृतिक कारक। अब आइए प्राकृतिक रूप से भूमि किस प्रकार प्रभावित होती है कि वहाँ पर कृषि कार्य संभव नहीं है। तो पहला जो है उच्चावच, इसका अर्थ होता है कि वहाँ की भूमि इतनी ऊंची नीची है कि वहाँ पर कृषि कार्य संभव नहीं है। दूसरा है जलवायु, वहाँ का जलवायु इतना विषम है कि वहाँ पर कृषि कार्य संभव ही नहीं है, अर्थात वहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। तीसरे नंबर की बात करें तो वह है मिट्टी की उर्वरता, अर्थात उस क्षेत्र की जो मिट्टी है इतनी अनुर्वर है कि वहाँ पर कृषि संभव ही नहीं है। कितना भी प्रयास कर लिया जाए परंतु वहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने के कारण वहाँ पर फसल नहीं उगाए जा सकते हैं, वहाँ पर कृषि से संबंधित क्रियाकलाप नहीं किए जा सकते हैं। अब हम लोग मानवीय कारक के बारे में पढ़ेंगे कि मानवीय कारक किस प्रकार से भूमि को प्रभावित करता है कि वह भूमि कृषि के लिए उपलब्ध है अथवा नहीं। तो आबादी, तकनीकी क्षमता की स्थिति, आर्थिक स्तर, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परंपराएं, बाजार की स्थिति इत्यादि मानवीय कारक है जो किसी भूमि पर कृषि कार्य किया जाएगा अथवा नहीं यह निर्धारित करता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कहीं पर कृषि कार्य किया जा सकता है परंतु वहाँ की आबादी इतनी घनी है कि वहाँ के लोगों को रहने के लिए घर चाहिए और वो लोग क्या किए, कृषि योग्य भूमि में अपना घर बना लिए और वहाँ पर उस भूमि कृषि योग्य भूमि का वो उपयोग वो लोग आवास के रूप में करने लगे। इस प्रकार वहाँ पर जो कृषि कार्य है वह प्रभावित हुआ। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कृषि कार्य किया जा सकता है लेकिन उससे संबंधित जो वहाँ का जो उत्पादन होगा उससे उसको बेचने के लिए वहाँ पर बाजार उपलब्ध नहीं है। अन्य मानवीय कारक की बात करें तो तकनीकी क्षमता के अभाव के कारण भी बहुत सारे क्षेत्रों पर कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर होने अथवा पैसों की कमी के कारण भी लोग कृषि कार्य कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। इसके बाद और भी बात किया जाए तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे परंपराएं, रीति रिवाज और प्रथाएं प्रचलित है जिसके कारण कुछ भूमि पर कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है और इस प्रकार वह भूमि अकृषि भूमि कहलाती है। भारत के सभी राज्यों में कृषि योग्य भूमि का वितरण समान नहीं है। भारत के 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भी बहुत अधिक है और इनकी अधिकांश भूमि पर खेती की जाती है। छोटे राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा की 80% भूमि पर फसलें उगाई जाती है। दूसरी ओर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्र पर यह कृषि कार्य कम क्षेत्र पर किया जाता है। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में औसतन 10% से कम भूमि पर ही खेती की जाती है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के अनुसार भारत के 467 लाख हेक्टेयर व्यर्थ भूमि है जिस पर किसी भी प्रकार के कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग मिट्टियों का वर्गीकरण और भारत में उनके वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने सर्वेक्षण और अध्ययन करके भारत के मिट्टियों को मुख्यतः 8 भागों में विभाजित किया है। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती है जिसके कारण भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब हम मिट्टियों के उन्हीं विभिन्न प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में।
भारत में यह मिट्टी विस्तृत रूप से फैली हुई है और सबसे अधिक मात्रा में अगर कहा जाए तो भारत में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरी पट्टी के रूप में यह मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से ही बने हुए हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। बांगर मृदा में कंकर की अधिकता होती है, परंतु खादर मृदा में कंकर कम होते हैं और यह बांगर के अपेक्षा इसमें महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा की बात करें तो यह बहुत उपजाऊ होती है और अधिकतर जलोढ़ मृदा जो होती है वह पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। इसमें गन्ने, चावल, गेहूँ, विभिन्न प्रकार के अनाज, दलहन और तेलहन की खेती की जाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि कार्य किया जाता है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। आइए बच्चों, अब हम लोग काली मृदा के बारे में जानेंगे। काली मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाई जाती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों के घाटियों तक इसका फैलाव है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इसमें गर्मी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इस मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। इसमें सभी प्रकार के खाद्यान्न, कपास, तिलहन, सूरजमुखी, गन्ना एवं विभिन्न प्रकार के सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इसमें खट्टे फल और तंबाकू का भी अच्छा उत्पादन होता है। आइए बच्चों, अब हम लोग लाल या पीली मृदा के बारे में जानेंगे। इस मृदा का निर्माण लोहे और मैग्नीशियम के खनिजों और रूपांतरित आग्नेय चट्टानों के द्वारा होता है। लोहे की अधिकता होने के कारण इसका रंग लाल होता है, परंतु जब इस पर नमी पड़ती है तो इसका रंग पीला हो जाता है। अर्थात पानी पड़ने पर लाल मिट्टी का रंग पीला दिखाई देने लगता है। इसमें खनिजों की मात्रा कम होती है, कार्बोनेट का अभाव पाया जाता है, साथ ही नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी कमी होती है। इसमें जीवाश्म और चूना भी कम मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में धान, रागी, तंबाकू, आलू, मूंगफली और सब्जियों का उत्पादन होता है। निचले भागों में गन्ने की भी खेती की जाती है। अब हम लोग लेटेराइट मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लैटिन भाषा में लेटर शब्द का अर्थ होता है ईंट तथा इसी शब्द से लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार मिट्टी के गीले टुकड़ों को पकाकर ईंट बनाई जाती है, उसी प्रकार उष्ण क्षेत्रों में तेज धूप तथा तेज बारिश के कारण नीलाक्षण से इस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है। अर्थात लेटेराइट मिट्टी उस वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर खूब तेज धूप भी पड़ता है और खूब तेज बारिश भी होती है। इस मिट्टी में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है।
यह मिट्टी अधिकतर दक्षिण राज्यों जैसे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा की बात करें तो इसमें भूमि निम्नीकरण और अपरदन की संभावना होती है, परंतु मृदा संरक्षण के उचित तकनीकी अपनाकर इस मिट्टी पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा नदी घाटियों वाले क्षेत्र में धान, रागी और गन्ने का उत्पादन भी किया जाता है। बच्चों, अब हम लोग मृदा के अगले प्रकार मरुस्थलीय मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर ज़्यादा होती है और इस मृदा में ह्यूमस और नमी की कमी होती है। मृदा के सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल धारण की क्षमता कम होती है। मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता होती है, परंतु फास्फोरस की कमी होती है। इसमें जीवाश्म की भी कमी होती है। अरावली के पश्चिम राजस्थान का पूरा क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग और दक्षिण के कच्छ तक इस मिट्टी का विस्तार है। इस मिट्टी की बात करें तो गहरी सिंचाई से ही इसमें फसल का उत्पादन संभव है, जैसा कि इंदिरा गांधी नहर के कारण संभव हो पाया है। और इस मृदा वाले कुछ क्षेत्रों पर कुछ मोटे अनाज और सब्जियों की खेती की जाती है। मृदा के अगले प्रकार की बात करें तो इसे हम वन या पहाड़ी मृदा के रूप में जानते हैं। जंगलों के बीच जैविक पदार्थों की प्रचुरता इस मिट्टी की विशेषता होती है। इसमें जीवाश्म बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऊंचे भागों पर यह मिट्टी नई होती है, परंतु निचले भाग में यह पुरानी पड़ जाती है। जल जमाव के कारण यह मिट्टी अम्लीय होते हैं। इसके विस्तार की बात करें तो हिमालय क्षेत्र, पूर्वी घाट और दक्षिणी भारत के पर्वतीय जंगलों में यह मिट्टी पाई जाती है। चूँकि इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता रहती है, परंतु इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है, अतः उत्पादन के लिए उर्वरक की आवश्यकता इस प्रकार की मिट्टी में होती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और मणिपुर में चाय, कॉफ़ी, मसालों और उष्णकटिबंधीय फलों का उत्पादन इस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और ठंडे भागों में शीतोष्ण फलों के साथ मक्का, गेहूं, जौ इत्यादि का उत्पादन वनीय मिट्टी में किया जाता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों और नदी सोपानों में पाई जाने वाली इस प्रकार की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। आगे हम लोग लवणीय और क्षारीय मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की मृदा की बात करें तो हमारे देश के विभिन्न भागों में छिटपुट रूप से पाई जाती है। भारत के कई भागों में मिट्टी में उपस्थित सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिकों के कारण भूमि लवणीय या क्षारीय हो जाता है। इसे कहीं कहीं रेह, बंजर, ऊसर आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मिट्टी की बात करें तो यह हमारे देश के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा भारत के कुछ भाग में विस्तृत है। चूँकि इस प्रकार की मृदा का विस्तार बहुत कम क्षेत्रों में है और इसमें अगर कोशिश किया जाए तो पानी के तेज बहाव द्वारा इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। अब हम लोग पीटमय या जैविक मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसी मिट्टी देश के कई भागों में छिटपुट रूप से मिलती है। नमीयुक्त भागों में वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों के जमा हो जाने के कारण पीटमय मिट्टी बनती है। इसमें लवण की अधिकता होती है, परंतु पोटास और फास्फोरस की कमी होती है। इस मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार के मध्यवर्ती और उत्तरी भाग एवं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो बच्चों, अभी हमने
बनावट, रंग, उम्र, रासायनिक गुण आदि के आधार पर मृदा के विभिन्न प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसमें कृषि की जाती है। भूमि पर ही मानव आवास मिलता है, गांव नगर बसते हैं, पशुपालन होते हैं और उद्योग धंधे भी चलते हैं। तो क्यों ना हम इसका संरक्षण इस प्रकार करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। हम लोग देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रतिवर्ष भूमि क्षेत्र का ह्रास होते जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी भूमि का क्षरण होता है तथा उनका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पाता। अतः इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भूमि का संरक्षण आवश्यक है और यह हमें मिलकर करना चाहिए। अब हम लोग यह जानेंगे कि भूमि का क्षरण किस प्रकार से होता है। उन विभिन्न कारणों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही हम अपरदन कहते हैं। इन्हीं कारणवश अगर किसी भी जगह की मिट्टी कट जाए या बह जाए तो वह प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर लगातार साथ साथ चलते रहती है, परंतु दोनों में संतुलन होना जरूरी होता है। मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण कार्य और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन बिगड़ जाता है और प्राकृतिक तत्वों जैसे पवन, हिम नदी और जल के द्वारा लगातार मृदा का अपरदन होते रहता है। लगातार वनों की कटाई होने से तथा पशुओं के चरने से मिट्टी की जड़ें कमजोर हो जाती है और तेज पानी के साथ या हवा के साथ वह अपने जगह से बह करके या उड़कर दूसरे जगह चली जाती है। पवन द्वारा मिट्टी के कटाव को पवन अपरदन कहते हैं। इसी प्रकार जल के द्वारा मिट्टी के कटाव को जल अपरदन कहा जाता है। तो बच्चों, हमने देखा कि विभिन्न कारणों जैसे भवन एवं आवास के लिए मिट्टी का कटाव, खनिजों की खुदाई से भी मिट्टी का कटाव होता है, अन्य निर्माण कार्य से भी मिट्टी का कटाव होता है, विभिन्न मानवीय क्रियाओं के कारण भी मिट्टी कटता है, लगातार जल जमाव रहने से भी मिट्टी का क्षरण होता है, अत्यधिक रसायनों के उपयोग से भी मिट्टी का क्षरण होता है, पशुचारण, वनोन्मूलन, ये विभिन्न कारक है जिससे क्या होता है, मिट्टी का क्षरण होता है। अब यह विभिन्न प्रकार से जो मिट्टी का क्षरण होता है या कटाव होता है, बच्चों, जैसा कि हमने जाना कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो हम इसका संरक्षण किस प्रकार करें कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। तो चलिए आगे हम लोग मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। मृदा संरक्षण क्या है? तो मिट्टी के कटाव तथा भूमि निम्नीकरण में मिट्टी की उर्वरता में कमी को रोकने की क्रिया को ही मृदा संरक्षण कहा जाता है। अर्थात सरल शब्द में कहे तो मृदा के बचाव को ही मृदा संरक्षण कहा जाता है। हम किस प्रकार मृदा का बचाव करें कि हमारी मृदा सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे, उन्हें किसी भी तरह के किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मृदा के संरक्षण को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए सन 1953 में केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। यह बोर्ड पूरे देश में मृदा संरक्षण की योजनाएं बनाता है। मृदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, इसके लिए बोर्ड के सुझाव, किसानों के अनुभव तथा विशेषज्ञों से सलाह लेकर के विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए हैं। इससे संबंधित कुछ उपाय इस प्रकार है। भूमि का सही ढंग से नियोजन किया जाना चाहिए, अर्थात भूमि के उपयोग और भूमि के उत्पादन शक्ति का सामंजस्य करना चाहिए। जैसे वन, कृषि तथा अन्य उपयोगों में समुचित आवंटन किया जाना चाहिए कि कितने क्षेत्र पर वन रहेगा, कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाएगा तथा कितना क्षेत्र जो है अन्य उपयोग के लिए आवंटित रहेगा। मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जीवाश्म आदि की कमी को उर्वरक और खाद दे करके पूरा करना। अगला है
हमें कृषि कार्य के लिए फसल चक्र की विधि अपनानी चाहिए, जिससे मिट्टी के एक ही तत्व का बार बार शोषण न हो। फसल चक्र से मिट्टी में जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है तथा मिट्टी में विषाक्त पदार्थों का विकास नहीं हो पाता है और यह अन्य तरह के फसलों के लिए भी लाभदायक होता है। इसके लिए अगला उपाय जो है वह मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए अर्थात मिट्टी का कटाव रोकने के लिए पशुओं के चरने पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। वनों के अंधाधुंध कटाई पर रोक लगना चाहिए। समुच्चय विधि से खेतों का जुताई करना चाहिए। तो बच्चों आइए हम जानते हैं कि समुच्चय विधि क्या होता है। तो ढाल वाली जो भूमि होती है उसमें समुच्चय रेखाओं के समानांतर में जाकर के हल चलाया जाता है, जिससे ढाल के साथ जल के बहाव की जो गति है घट जाती है और इससे मृदा अपरदन कम होता है। ढाल वाली या पहाड़ी इलाके की जो भूमि है उस पर सीढ़ी नुमा या सोपानी कृषि किया जा सकता है। सोपानी कृषि जो है वह कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। इससे मृदा कटाव कम होता है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांट करके फसल उगाया जा सकता है। फसलों के बीच में क्या है कि घास की पट्टी लगा देनी चाहिए, जो कि मिट्टी के जड़ को पकड़ कर रखती है, जिसके कारण क्या होता है कि पवन द्वारा या जल द्वारा जो बल होता है वह उसको कमज़ोर कर देता है और इस प्रकार मृदा अपरदन कम होता है। इस तरीके से जो कृषि कार्य किया जाता है इसे पट्टी कृषि कहते हैं। इसके अलावा मेखला रक्षक के बारे में हम लोग जानते हैं कि मेखला रक्षक क्या है। तो पेड़ों को कतारों में लगा करके मेखला बना करके पवनों की गति को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। संभावित कटाव वाले क्षेत्र में क्या करना चाहिए कि हमें झाड़ी लगा देना चाहिए, घास लगाना चाहिए तथा पेड़ पौधे लगा देना चाहिए, जिससे क्या होगा मृदा का कटाव कम होगा और हमारी मृदा सुरक्षित रहेगी। उपाय जो है वह है कि खेतों को हमेशा पानी में डूबा नहीं रहने देना चाहिए। इसके लिए जल निकासी का समुचित प्रबंध करना चाहिए। लगातार जल जमाव के कारण क्या होता है, मिट्टी का जो ऊपरी परत है उसके जो पोषक तत्व है वह बह करके एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और इससे क्या होता है, फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। मृदा के बचाव हेतु सीमित मात्रा में रसायनों का उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कीटनाशक है जिस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जैसे कीटनाशी के रूप में हम लोग एल्ड्रीन नामक रसायन का उपयोग करते हैं। इससे क्या है, मेढकों की जो प्रजनन क्षमता है वह कम हो जाती है। हम जानते हैं कि मेढक क्या है, जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खा करके उनकी संख्या को कम करता है। अगर एल्ड्रीन के प्रयोग हम करेंगे तो मेढकों की संख्या कम हो जाएगी और कीड़े मकोड़ों की संख्या लगातार बढ़ने लगेगी, जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। और अंत में कहे तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है यह कि कृषि कार्य हेतु वैज्ञानिक विधि अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि किस प्रकार वैज्ञानिक विधि अपना करके हम अपने मृदा को संरक्षित रखें और अधिक से अधिक फसल का उत्पादन कर सकें। बच्चों अब आइए हम लोग यह जानते हैं कि मृदा संरक्षण हेतु भारत सरकार तथा लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कई स्थानों पर मृदा संरक्षण में अनुकूल विकास हुआ है। तो आइए बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि मृदा तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार तथा लोगों के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। सुखो माजरी गांव और झबुआ जिले में यह कर दिखाया गया है कि भूमि निम्नीकरण जो है उस प्रक्रिया को कम किया जा सकता है। सुखो माजरी में पहले वृक्ष घनत्व 1976 की बात करें तो 13 प्रति वर्ग हेक्टेयर था, जो 1992 में बढ़ करके 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। इसके अलावा पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार किया गया, जिसके कारण लोगों की आमदनी बढ़ गई और समाज में आर्थिक समृद्धि आने लगी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा प्रबंधन आवश्यक है और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा किस प्रकार हम अपने संसाधन को सुरक्षित रखें, चाहे वह मृदा संसाधन हो, जल संसाधन हो, खनिज संसाधन हो, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको किसी भी तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए हमें सुनियोजित तरीके से संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और उनके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपाय अपनाए जाने
चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें किसी भी प्रकार के संकटों का सामना नहीं करना पड़े और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। आई होप बच्चों भूमि संसाधन से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।